आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से होगी, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से आज का दिन काफी खास रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। बता दें कि नामांकन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू समेत कई दिग्गज नेता प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में शामिल हुए। वहीं नामांकन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले बनारस के दशाश्वमेध घाट पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा की आरती की। इसके बाद काल भैरव मंदिर के दर्शन किए। और देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख रहे होंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली तस्वीर में नामांकन करने पहुंचते हैं, ये उस दौरान की तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। और तीसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा की आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। और नामांकन के दौरान पूरी काशी दुल्हन की तरह सजी थी। और पूर्वांचल के रण में आज बड़ा संदेश देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से कोशिश की है। वाराणसी की 26 सीटों को साधने की भी कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। और ये देखिए, 3 अलग अलग तस्वीरें आप एक बार फिर से आपको ये दिखा रहे हैं, जहां पहली बार जब 2014 में प्रधानमंत्री पहली बार वाराणसी से नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे थे, ये उस दौरान की तस्वीर है। इस दौरान काशी की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरपूर सहयोग दिया और खुद काशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बना लिया। और 2024 में भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करने पहुंचे, जहां पूरे साज सज्जा गाजे बाजे के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करते हुए नजर आए। और 2014, 2019 और 2024 ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रत्याशी, बतौर मौजूदा सांसद अपनी कर्मभूमि में मौजूद रहे, जहां वो जनता से मुखातिब हुए। उन्होंने एक रोड शो के जरिए एक बड़ा संदेश दिया। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षों को भी पूर्वांचल के रण से ललकारा है। अभी तक देश भर में 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 320 लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब बाकी है 3 चरणों के चुनाव। और 3 चरणों के चुनाव को साधने की पूरी तरीके से कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। वाराणसी से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। ये बात तो तय है कि काशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीकार लिया है, लेकिन 10 सालों में बदली हुई काशी कैसी है और प्रधानमंत्री नामांकन करने के बाद जिस तरीके से यहां से रवाना हुए, विपक्षों के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती है? अब 10 वर्ष के कार्यकाल में पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जिस तरीके से लगातार जो है 44वां दौरा जो उनका लगातार था, ये लेके जो है, तो कहीं ना कहीं से यदि देखा जाए तो काशी में जो है, काशी के वासियों पे इनके दिलों पे राज किए पीएम नरेंद्र मोदी जो है। 2 बार जो इन्होंने 2014, 2019 का जो लोकसभा चुनाव जो लड़ा, वो रिकॉर्ड मतों से जीतने की ललक भी रही। मगर जो 2024 का जो चुनाव है, पीएम नरेंद्र मोदी का जो एक जो कहना, मतलब उनके समर्थकों का जो कहना है, इसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो कहना है कि इस बार रिकॉर्ड मतों से यहाँ पे जीत दर्ज करेंगे। और इसके लिए जो है पूरा यहाँ पे पूरी तैयारी भी की जा रही है। इसके साथ साथ बताते चले कि जो डेवलपमेंट के जो कार्य जो किए गए हैं, जिस तरीके से बनारस में जो है रिंग रोड की बात की जाए, इसके साथ साथ TFC सेंटर की बातें की जाए, पावर इंटीग्रेटेड की बातें की जाए, इंडस्ट्रियल एरिया की बातें की जाए,
तो तमाम वो जो ऐसे बिंदु है जिन पे बीजेपी अपने कार्य को जुड़ाना चाहती है। इसके साथ साथ टीएफसी सेंटर में जो है शैलेंद्र, आपके आसपास कुछ लोग भी मौजूद है, आप उनसे बातचीत करिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के बाद उनमें कितना उत्साह है। देखिए यहाँ पे तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद जरूर हैं यहाँ पे, और कुछ हम बात करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे अन्य दल के प्रत्याशी की संख्या जो ज्यादा है जो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए हुए थे, और हम जरूर यहाँ पे बात करेंगे इस समय कि कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे जो आए हुए थे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। जी एक मिनट, आपका नाम जानना चाहेंगे, पहले इधर आइएगा। आपका नाम क्या है? सत्य प्रकाश जी, आप रहने वाले मुद्दा कहाँ से? मैं इसे बनारस से। आज यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आज यहाँ पे नॉमिनेशन किया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने नॉमिनेशन किया है, क्या लगता है यहाँ पे बनारस में क्या समझ? बनारस से जो मतलब उन्होंने सुविधा दी है, रोड लाइट, बिजली, मतलब एक्सप्रेस कॉरिडोर, एयरपोर्ट का रास्ता, ये रास्ता तरह तरह के हर तरह से कोई समस्या है या नहीं है। जो उन्होंने दिया बहुत कुछ दिया बनारस के लिए। तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से जो डेवलपमेंट की जो बातें बता रहे हैं यहाँ पे, पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे गंगा सप्तमी के दिन जो है नॉमिनेशन किया है यहाँ पे। और इससे पहले 2014 में जब नॉमिनेशन करने के लिए आए थे तो उस समय इन्होंने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया, और आज गंगा सप्तमी का दिन है। गंगा सप्तमी के दिन जो आके इन्होंने अपने उस मुहूर्त से आके इन्होंने नॉमिनेशन किया। आधा दर्जन से ज्यादा जो केंद्रीय मंत्री के साथ थे, महाराष्ट्र के केंद्रीय मंत्री थे, और इसके साथ साथ हम बताते चले कि ओम प्रकाश राजभर से, निषाद पार्टी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल तो कर दिया है, लेकिन कई निर्दलीय प्रत्याशी भी ताल ठोक रहे हैं। आप इस वक्त कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर मौजूद है, क्या अभी भी बड़ी संख्या में जो प्रत्याशी है वो नामांकन करने पहुंच रहे हैं क्या? बताते चले कि आपको 3 बजे के बाद जो नॉमिनेशन का जो समय था वो खत्म हो चुका है। बहुत से लोगों के अंदर नाराजगी देखने को भी मिली, बहुत से लोग यहाँ पे प्रदर्शन भी करना प्रारंभ किए, जिनका साफ तौर पर कहना था कि सिस्टम में थोड़ी सी कुछ कमियां जो थी यहाँ पे, जिस तरीके से जो नॉमिनेशन जो फाइल कर रहा था इनको, उसमें कहीं ना कहीं से कमियां आई हैं। लंबी लंबी कतारें लग गई थी, लगातार इस तरीके से शिकायतें यहाँ पे लोगों ने किया कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जो है जिस तरीके से जो निर्दलीय जो प्रत्याशी जो आए थे, दूर दराज से लोग आए थे, उनका कहना था कि काम नहीं मिल पाया है, जिसकी शिकवा शिकायतें हैं इनके पास। तो ये एक बात है प्रमुख तौर पर निकल के आई। इसके साथ साथ आरोप भी लगाया गया कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जिस तरीके से ये सिस्टम जो न हो पाना, नॉमिनेशन न फाइल हो पाना, सवालिया निशान अवश्य खड़ा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ठीक है, देखिए शैलेंद्र, यहाँ पर एक बात और अहम हो जाती है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन इस बार चुनावी मैदान में है, और उन्हीं के प्रत्याशी अजय राय तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है इस बार समीकरण किसके पक्ष में है ज्यादा? जहां तक हम समझते हैं कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो गठबंधन की जो बातें हैं, यहाँ पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो रैली जो उनकी जो निकली यहाँ पे, जो आए नॉमिनेशन करने के लिए कांग्रेस पार्टी से अजय राय जो है, तो उसमें कई दमखम दिखता नजर आया। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कई मंत्री भी यहाँ मौजूद रहे। इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के भी कई दिग्गज नेता यहाँ मौजूद थे, और इस कड़ी में अगर देखा जाए तो बीएसपी से भी जो है बहुजन समाज पार्टी से अतार जमाल लारी यहाँ पे कैंडिडेट हैं, वो भी दमखम बढ़ते नजर आ रहे हैं। अपने नॉमिनेशन में साधारण तरीके से आए वो, और इसके साथ साथ हम बताते चले कि जिस तरीके से जो नॉमिनेशन करने के लिए आए अतार जमाल लारी और बीएसपी भी अपने जो वोटिंग की अगर बातें की जाए। लेकिन देखिए शैलेंद्र, 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने गंगा माँ का जिक्र किया, और वो हर साल माँ गंगा के घाटों पर पहुंचते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव कितना गहराता जा रहा है हर साल? बताते चले कि जिस तरीके से काशी से जो इनका जो लगाव जो रहा है, दर्शन पूजन धर्म की अगर बातें की जाए तो यहाँ पे पहले गंगा जी में जाके जो है स्नान करना, उसके बाद फिर काल भैरव बाबा का जाके दर्शन करना, इसके साथ साथ फिर क्रूज से फिर नमो घाट पहुंचना, उसके बाद फिर उधर से बाई रोड आना नॉमिनेशन करने के लिए। ये वही जगह है, आपको दिखाते चले कि जहाँ पे भी अब से कुछ देर पहले जो है पीएम नरेंद्र मोदी आके यहाँ पे नॉमिनेशन किए थे, नामांकन आके दाखिल किए थे, और आधा दर्जन से
ज्यादा मिनिस्टर्स थे यहाँ पे, तो ये वही जगह है जहाँ पे नॉमिनेशन किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो 2014, 2019 और उसके बाद 2024 का ये जो दौर है वो कहीं ना कहीं से काशी वासियों के लिए भी खुशी का देखा जाए तो एक माहौल नजर आता है। केसरिया में बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद शैलेंद्र। पूर्वांचलकरण पूरी तरीके से सजकर तैयार हो चुका है। दरअसल 5वें और छठे चरण में पूर्वांचल की जनता घरों से बाहर निकलेगी, अपने वोट का इस्तेमाल करेगी, जहां 8 मंडलों की 26 लोकसभा सीटों में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जहां काशी विश्वनाथ, विंध्य कॉरिडोर और हाईवे का जाल बिछने के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव है और भाजपा के सांस्कृतिक सरोकारों से जुड़े सबसे ज्यादा बिंब भी इस इलाके में है। पूर्वांचल कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाता भी इसी क्षेत्र से है। लेकिन पूर्वांचल की हारी हुई 5 सीटें भाजपा के लिए चुनौती बनी है। 2019 में आजमगढ़, लालगंज, घोसी, गाजीपुर और जौनपुर के सियासी चक्रव्यूह को भेदने में पार्टी नाकाम रही और सपा बसपा ने 2019 का लोकसभा चुनाव मिलकर एक साथ लड़ा और इस बार सपा का गठबंधन कांग्रेस से है और ये हारी हुई सीटें हैं 2019 की आजमगढ़, लालगंज, घोसी, गाजीपुर और जौनपुर। इन सीटों को साधने की कोशिश आज पुरजोर तरीके से की जाएगी। लेकिन आजमगढ़ में जब उपचुनाव हुए उसके बाद ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास गई। दिलेश लाल निरहुआ यहां से सांसद चुने गए। इस बार फिर से वो आजमगढ़ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इस बार मजबूत चुनौती है क्योंकि अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो लाजमी है कि यहां पर मुकाबला दिलचस्प है। एक तरफ गढ़ को बचाने की लड़ाई है तो एक तरफ गढ़ में सिंधमारी की लड़ाई है। वही गाजीपुर में भी मुख्तार अंसारी का कहीं ना कहीं ये गढ़ है, तो इस बार भी यहां पर मुकाबला रोमांचक होने वाला है क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब यहां पर अटकलें हैं कि जो इमोशनल कार्ड है वो खेला जाएगा। लेकिन अब इमोशनल कार्ड कितना कारगर साबित होता है ये तो फिलहाल जनता तय करेगी। अब सीधा रुख करेंगे जौनपुर से, हमारे सहयोगी प्रदीप वर्मा जुड़ चुके हैं। देखिए प्रदीप, जौनपुर ये वही लोकसभा सीट है जो 2019 में भाजपा के हाथों से निकल गई थी। इस बार क्या लगता है कितनी मजबूत स्थिति में जौनपुर में है भाजपा? बिल्कुल बिल्कुल, अभी नरेंद्र मोदी ने काशी का नामांकन किया है, उसका प्रभाव पूर्वांचल पर रहेगा। लगभग 26 लोकसभा सीटों पर प्रभावित होगा ये चुनाव और निश्चित रूप से मोदीमय हो चुका है पूरा वाराणसी। टोरंटो की तर्ज पर बना वाराणसी घर घर में बच्चे बच्चे तक मोदी का जयगान कर रहे हैं। उसका प्रभाव पूर्वांचल के सभी 26 लोकसभा सीटों पर पड़ रहा है। अभी 16 तारीख को मोदी का कार्यक्रम जनसभा संबोधित करेंगे जौनपुर जनपद में और उसका प्रभाव पूर्वांचल पर निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रदीप देखिए, धनंजय सिंह यहाँ पर कितने बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं क्योंकि अब तो वो जेल से बाहर भी आ चुके हैं। जी जी बिल्कुल, जो कयास लगाए जा रहे थे वो बताया जाता है कि धनंजय सिंह निश्चित रूप से यहाँ जनता से जुड़े हुए थे और जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से उनका प्रभाव रहेगा ही। लेकिन जहां तक मतदाता की बात है, मतदाता वोट करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि यह माना जा रहा है कि धनंजय सिंह का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश की है, लेकिन क्या जौनपुर को साधने में इस बार बीजेपी कामयाब होने वाली है? क्या लगता है धरातल की जो हकीकत है वो क्या है? जौनपुर का समीकरण निश्चित रूप से धनंजय के आ जाने से, बसपा से उनकी पत्नी श्रीकला के टिकट पा जाने से यहाँ का समीकरण बदला हुआ था। लेकिन किन्हीं कारणों से श्रीकला का टिकट कट जाने से जौनपुर का समीकरण पूरी तरह साफ हो चुका है। लेकिन जो आपके समीकरण है प्रदीप, वो किसके पक्ष में ज्यादा जाते हुए नजर आ रहे हैं? पहले तो जब श्रीकला रेड्डी को टिकट दिया गया तो लाजमी है कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि अब बसपा मजबूत हो चुकी है, बसपा एक कड़ा डेंट दे सकती है बीजेपी को। बिल्कुल जी बिल्कुल, जैसा गौरतलब है कि पहले इसके पूर्व में श्याम सिंह यादव बसपा से सांसद रह चुके हैं जिनको कोई नहीं जानता और निश्चित रूप से उनका कोई प्रभाव नहीं है और इस तरह बीजेपी का राह आसान दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए कि पूर्वांचल को साधने की कवायद की जा रही है, लेकिन कितनी सफलता मिलेगी
ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अब पूर्वांचल के एक और मजबूत गढ़ से गोरखपुर, हमारे सहयोगी धनेश इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। धनेश, देखिए समीकरण दिलचस्प है, लेकिन क्या बीजेपी 2014 के नतीजों को दोहरा पाएगी? क्योंकि 2019 में तो बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी कई सीटों पर। धनेश, ठीक है, धनेश से वापस संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए 2019 में कहीं ना कहीं बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा था। अब बीजेपी उसी डेंट को ठीक करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा संदेश देने की कोशिश तो की है विपक्षियों को, लेकिन घटता वोट परसेंटेज भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन रहा है। क्योंकि पूर्वांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश तो पुरजोर कर रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल की कई ऐसी सीटें थी 2019 में जहां पर वोट का मार्जिन काफी कम रहा था, जीत का मार्जिन काफी कम था। अगर ऐसे में वोटिंग परसेंटेज भी कम होता है तो कहीं ना कहीं ये सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी के लिए परेशानी बन सकता है। भले ही जानकार इस बात को इतनी तरजीह ना दे, क्योंकि कई बार इतिहास में ऐसा देखने को मिल रहा है कि कम वोटिंग परसेंटेज सत्ता पक्ष के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें और जीत के मार्जिन की बात करें, तो अगर घटेगा वोटिंग परसेंटेज तो कम हो रहा जीत का मार्जिन बीजेपी के लिए एक बुरा संकेत फिलहाल साबित हो सकता है। वापस धनेश का रुख करेंगे। देखिए धनेश, लगातार हम वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि घटता वोटिंग परसेंटेज सत्ता पक्ष के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। और पूर्वांचल में कई ऐसी लोकसभा सीटें थी 2019 में जहां पर जो जीत का मार्जिन था वो काफी कम था। ऐसे में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना बीजेपी के लिए कितना जरूरी हो जाता है? भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा संदेश दिया हो, लेकिन घटता वोटिंग परसेंटेज भी सत्ता पक्ष के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। जाए तो 94 की जो आपने कहा कि जो परसेंटेज कम होते हैं तो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के लिए भयानक होते हैं। और अभी भी देखा जाए तो परसेंटेज जो वोटिंग परसेंटेज है लगातार घटते आ रहे हैं। भले ही शासन प्रशासन के लोग सभी को अपील कर रहे हैं कि आप पहले मतदान और बाद में जलपान। तो कहीं ना कहीं चाहे सीएम योगी हो, मोदी हो, सभी का ये आह्वान है कि सभी से कहा जाए कि पहले मतदान और फिर बाद में जलपान। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव बहुत ही कम पड़ रहा है, देखने को मिल रहा है। वोटिंग जो परसेंटेज है लगातार कम होती जा रही है, जिससे इससे फर्क पड़ सकता है, बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ सकता है। पिछले चुनाव में पता चला था कि जब वोटिंग परसेंटेज कम हुए तो सीटें भी कम हुई थी। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, चाहे वो मोदी या योगी की हो जाए। तो उनको देखते हुए, उनके चेहरों को देखते हुए भले ही लोग वोट करते हैं। और कहीं कहीं देखा जा रहा है तो विकास कार्यों को ना देखते हुए लोग बहिष्कार भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही माइनस होने की संभावना व्यक्त करती है। तो वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं देखा जाए जो कम हो रही है और सत्ता पक्ष के लिए हानिकारक ही साबित होंगी। जी, लेकिन देखिए धनेश, पूर्वांचल को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है और बीजेपी ने इस बार यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य स्थापित किया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से सभी 26 की 26 सीटों को साधने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ है, बसपा का मजबूत गढ़ है। जी बिल्कुल, बात की जाए गठबंधन की, अगर देखा जाए गठबंधन में सभी पार्टियां एक तरफ है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। तो कहीं ना कहीं अगर देखी जाए तो लड़ाई टक्कर, कांटे की टक्कर की हो चुकी है। गोरखपुर की बात की जाए तो काजल निषाद यहाँ से खड़ी है, रवि किशन के विपक्ष में खड़ी है। तो काजल निषाद अगर कहा जाए तो गोरखपुर के निषाद बाहुल क्षेत्र माना जाता है। अच्छे निषादों का यहाँ वोटर, अच्छे निषाद वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए यूपी में कल, लेकिन जो देखने को मिला रोड शो में देखने को मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में देखने को मिला, तो जनसैलाब जो मोदी को देखने के लिए आती है। बाकी जो चेहरे उनकी बात कुछ कही नहीं है, लेकिन लोग मोदी को चेहरा देख के लाखों की जनसंख्या जो जनसैलाब उठा था, उनका अभिवादन किया था। फूलों से उनका जो फूल वर्षा करके अभिवादन किया गया। और आज नामांकन मोदी जी ने किया, उसके दौरान भी लोग उनके उत्साहित रहे उनको देखने, तो उनकी भीड़ को, तो वो चीजें अलग है। लेकिन और जगह जो भी है समीकरण कुछ और दिख रहे हैं। चाहे भले योगी या मोदी के चेहरे पे 2 बार लोग चुनाव जीत चुके हैं और तीसरी बार आज नामांकन किया है मोदी जी ने। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका परिणाम है, लेकिन योगी मोदी के चेहरे पे। बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद धनेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो पूर्वांचल को साधने की कोशिश की गई है। पूर्वांचल की 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है, क्योंकि अगर मिशन 80 के लक्ष्य को हासिल करना है तो सभी 26 की 26 सीटें जीतना बीजेपी के लिए अनिवार्य है। लेकिन आजमगढ़, जौनपुर के साथ ही घोसी और तमाम कई ऐसी सीटें हैं जो पूर्वांचल में फिलहाल बीजेपी के लिए परेशानी खड़ा कर रही हैं। अब इसकी काट क्या होती है बीजेपी के पास, ये देखना बहुत जरूरी होगा। पूर्वांचल के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अग्नि परीक्षा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के दो बड़े चेहरे अखिलेश यादव और राहुल गांधी फिर से एक बार संयुक्त रूप से रैली करते हुए नजर आने वाले हैं। दोनों ही नेता बुंदेलखंड की धरती पर एक साथ हुंकार भरने वाले हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी सबसे महत्वपूर्ण सीट है, जिसमें 3 अन्य संसदीय सीटें बांदा, हमीरपुर और जालौन शामिल है। यहां पर 20 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में सियासी समीकरणों को साधने के लिए दोनों ही नेता मैदान में हैं। तो चौथे चरण के बाद अब बारी है 5वें चरण की। 5वें चरण को साधने की कोशिश हर एक पार्टी कर रही है और अब एक बार फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव संयुक्त रूप से रैली करने वाले हैं और इनकी ये रैली झांसी में होने वाली है और झांसी की जनता को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। और लाजमी है कि जब झांसी की बात होगी और तमाम नेता झांसी में मौजूद रहेंगे तो यहां से महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की धरती थी ये, उनकी वीर गाथाएं इसी धरती से निकली थी और ये धरती उनके बलिदानों का गवाह है। तो जब झांसी में दोनों नेताओं की मौजूदगी रहेगी तो यहां से सीधे तौर पर महिलाओं को साधने की कवायद कोशिश की जाएगी, क्योंकि महिलाओं के लिए बीजेपी ने जो भी किया है उसको उपलब्धि के तौर पर बताते हुए नजर आती है। चाहे 3 तलाक को खत्म करने की बात हो, चाहे राशन देने की बात हो, महंगाई की बात हो, गैस सिलेंडर के दाम घटाने की बात हो, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर बीजेपी यही कहती है कि हमने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। साथ ही अब तो महिलाओं का जो आरक्षण है उसको भी बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बना रही है। ऐसे में जब ये दोनों ही नेता, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर, जब झांसी की धरती पर उतरेंगे तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। तो विवेक राजपूत फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी झांसी की धरती से कड़ा संदेश देने वाले हैं। क्या कुछ उनका कार्यक्रम प्रस्तावित और क्या तैयारियां हैं? विवेक, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो, ठीक है, दोबारा आपसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए, 5वें चरण को साधने की पूरी कवायद की जा रही है। 5वें चरण में कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है और कई दिग्गज नेताओं की अग्नि परीक्षा होनी है, जिसका फैसला ईवीएम में 20 तारीख को कैद हो जाएगा। कानपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां दारोगा और सिपाही के बदसलूकी से आहत होकर एक सब्जी विक्रेता ने मौत को गले लगा लिया। आरोप है कि दारोगा और सिपाही सब्जी विक्रेता से न सिर्फ पैसे छीन लेते थे बल्कि उसके साथ गाली गलौज भी करते थे। पुलिस वालों की हरकतों से परेशान होकर उसने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। मेरा पहला और लास्ट वीडियो चौकी इंचार्ज सत्येंद्र के खिलाफ और अजय यादव के खिलाफ मैं गवाही दे रहा हूँ। सर, अगर मैं फांसी लगाता हूँ तो उसके जिम्मेदार सत्येंद्र चौकी इंचार्ज होंगे। मुझे डायरेक्टली छेड़ के परेशान कर रहे हैं। आज से समथिंग 1 से 2 महीने हो चुके हैं, ठीक है, और मुझसे बोलते हैं कि जो भी तुम करोगे कुछ मेरा उखाड़ नहीं पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ट्रांसफ़र करा पाओगे। तुम्हारे पास मेरा क्या प्रूफ है? तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं मंडी में दुकान लगाता था, मेरे से फ्री में सब्जी देते थे, मेरे कई बार पैसे छीन चुके हैं 2, 4, 5 हज़ार करके, और छीनना कभी भी मिलते में गाली गुप्ता करते हैं और गाली देने की कोशिश करते हैं और परमानेंट गाली देते रहते हैं।
मुझे ये सब पसंद ना होने के कारण मैं फांसी लगा रहा हूँ। मेरा पहला के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सूबे में योगी आदित्यनाथ की जब सरकार है, ऐसे में लगातार पुलिस महकमे को बदनाम करने की खबरें क्यों आ जाती हैं? ठीक है पापा, तुम भी सब लोग देख लेना जो होता है वो। मैं लास्ट टाइम आपके लिए बता रहा हूँ, जैसा है आपके लिए। मैं केवल अपने आप से आप पीड़ित होकर मुझे जीना नहीं है, मैं इसलिए फांसी लगा। थाना सचिंडी में आज एक कस्बा सचिंडी के रहने वाले एक छोटे प्रतिपाल किशन ने यह सूचना दिया था कि उनका एक जो भाई है सुनील, जो कि सब्जी के ठेले वगैरह लगाता था, तो उसने आज रात में सुसाइड कर लिया है। और सुसाइड करने से पहले उसने एक वीडियो तैयार किया था जिस पर उसने यह आरोप लगाया था कि जो शकरपुर चौकी इंचार्ज है सत्येंद्र यादव और कांस्टेबल अजय यादव की प्रताड़ना से ही प्रताड़ित होकर के उसने यह आत्महत्या किया हुआ है। तो जिसके आधार पर उनके परिजनों द्वारा जो भी थाना सचिंडी में तहरीर दी गई है, उसके आधार पर थाना सचिंडी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। जांच की जा रही है और जांचोपरांत साक्ष्य के आधार पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई जो भी होगी वो की जाएगी। अब सुनाते हैं आपको इस मामले में मृतक की मां का वो बयान जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो फालतू पिरा तो सब्जी लगाओ करो तो पैसा उधार लेके सब्जी लगाए ऐसी और सब्जी वो की 2-4 बाजार मालिन रोज भल जाए तो वो कई एक दिन दूसर को ले जाते तो वो कई दिन इच्छे कि को मंगाइए तो कहाँ लग चौकी इंचार्ज कहाँ लग उनका भेजो तब सब्जी देवे वो धरा लीनी सी मारे जरन के वो की सब सब्जी फैला दीन पैसा छील लीन और वो का सब्जी न लगावे दीन घर आके तंग करन तो वो बताए सी हम वो का देखे रहन मारे जरन के 2 पत्ता दवाई खा लीनी सी दूसर लड़का बताएं कि उंडारो है दवाई खा लीनी लाइन उठा के पिरो का मैलट ले गए वो फालतू। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी विधायक का भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल घटना की जानकारी मिलते ही बीजेपी विधायक अभिजीत सांगा मौके पर पहुंचे, जहां उनके और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हो गई है। मुझे मिले वो कर दूंगा, आपका मतलब देखिए आपका ये नहीं है। देखिए आप पर्सनली मुझे क्यों बोल रहे हैं और मामला क्या चल रहा है? आप देखिए विषय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरे क्षेत्र में पुलिस के प्रति अविश्वास है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। मुझसे आप क्योंकि जाइए आप यहाँ से, बिल्कुल जाइए, कोई जरूरत नहीं है। आप हमको अकल ना दिखाइए। आप अगर बताए मैं भी जनता का प्रतिनिधि हूँ, आप इस तरह बात करेंगे? अरे आप जाइए, इतनी बात करेंगे। मुझे मिले वो कर दूंगा, आपका मतलब देखिए आपका ये नहीं है। देखिए आप पर्सनली मुझे क्यों बोल रहे हैं और मामला क्या चल रहा है? आप देखिए विषय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरे क्षेत्र में पुलिस के प्रति अविश्वास है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। मुझसे आप क्योंकि जाइए आप यहाँ से, बिल्कुल जाइए, कोई जरूरत नहीं है। आप हमको अकल ना दिखाइए। आप अगर बताए मैं भी जनता का प्रतिनिधि हूँ, आप इस तरह बात करेंगे? अरे आप जाइए, इतनी बात करेंगे। तो सोचिए जरा, जिस क्षेत्र का विधायक ये कहता हुआ नजर आए कि पुलिस के प्रति लोगों में विश्वास खत्म हो चुका है, जरा सोचिए वहां पर आखिर कानून का राज कैसे कायम होगा। जब पुलिसकर्मी विधायकों की बात नहीं सुनते हैं तो आम जनता की क्या खाक बात सुनते होंगे। वाकई इस वीडियो को देखकर कई सवाल खड़े होते हैं। हमारे सहयोगी का रुख करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ उपेंद्र इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, सवाल तो बहुत हैं, किस तरीके से विधायक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं वीडियो में कि जनता में पुलिस के लिए विश्वास नहीं है और पुलिसकर्मी खुद विधायक के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब पुलिसकर्मी विधायक की बातों को नहीं सुनेंगे तो फिर आम जनता कहां जाएगी भाई? जी मुस्कान, अगर आपको बताया जिस प्रकार वीडियो की बात आप कर रहे हैं, जिस जनप्रतिनिधि जो विधायक अभिजीत सांगा भारतीय जनता पार्टी विधायक है, अगर देखा जाए कहीं ना कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के ऊपर एक बड़ा सवाल उठता जा रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो जी अगर एक वीडियो के माध्यम से साफ दिख रहा है जब एक विधायक की जो पुलिस प्रशासन नहीं सुनने को तैयार है तो एक आम जनता की जो है वो पुलिस प्रशासन कैसे मानने को तैयार होगा। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इन पुलिस कर्मियों को
ऐसी कौन सी दैविक शक्ति है जिनका संरक्षण प्राप्त है जिससे उनको विधायक का डर नहीं है, तो आम जनमानस का डर किस प्रकार से होगा। मुस्कान की अगर बात किया तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है पूरी तरह सवालों घेरों नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सुसाइड करने वाला युवक लेकिन उपेंद्र, ये पहला ऐसा मामला नहीं है। एक मामला आपको वो भी याद होगा जब कानपुर में एक झोपड़ी में आग लगा दी जाती है, उसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उस मामले पर ट्वीट करते हैं कि पुलिस कर्मियों के सामने जिंदा जलाकर मार दिया जा रहा है। ऐसे में बार बार आखिर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पर ही सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं? जी मुस्कान, अगर बात की है जिस तरीके से जो इससे पहले जो पूर्व आप बता रहे सूबे के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जो है वहां पहुंचे थे, अखिलेश यादव जो है, जो झोपड़ी जो आगजनी कांड हुआ था उसमें लेकर जो मृत्यु हुई थी, उसके बाद अगर बात की तो जो आज कांड जो हुआ है इस इनकी डिस्टेंस की दूरी अगर बात करें 10 किलोमीटर की रेंज है, क्योंकि अगर बात करें जिस तरीके से कानपुर पुलिस आउटर पुलिस जो काम कर रही है वो कहीं ना कहीं जो है क्योंकि अगर बात की तो पीड़ित परिजनों को साफ आरोप है, सुनील के परिजनों को साफ आरोप है कि 2 महीने पहले जो है लगभग अभी सुनील ने जो है दवाई खा के जो है सुसाइड करने का प्रयास किया था, पर कहीं ना कहीं सुनील की मां का साफ कहना है कि उसको हेल्थ अस्पताल ले आकर उसको बचाया गया था। पर किसी तरीके से अगर बात की जाए तो अभी 4 से 5 दिन पहले जो है सुनील अस्पताल से आया था, घर आया था, और उसके बाद अगर बात किया तो जो चौकी जांच सर्वे वो यादव जी हैं उनका साफ कहना है पूरी तरीके से कि जो है उसका जो छोटा भाई सुनील का है वो सब्जी लेने पहुंचता है, सब्जी के बाद उसका पैसा छिना जाता है, और जिस तरीके से देखो सुनील वीडियो से बोल रहा है, साफ बोल रहा है कि पूरी तरह से जो सवाल उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सचेंडी पुलिस को सवालों घेरे में घेरी जा रहा है। पर कहीं ना कहीं ये शर्मनाक कांड है, क्योंकि अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर अभी तक ये कोई और दूसरी आखिर युवक की तो मौत हो गई ना, युवक ने तो आत्महत्या कर ली, बकायदा उसने आरोप लगाए हैं। अब पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई अभी तक कर दी गई है? जी मुस्कान बताया, अगर अभी थोड़ी देर पहले डीसीपी जो विजय ढोल पश्चिम के हैं उन्होंने जो है एक प्रेस वार्ता की है, उसमें जो बताया गया है जो आरोपी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ जो है केवल 306 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, और एक रिपोर्ट जो है चुनाव आयोग, क्योंकि अगर बात किया है तो आचार संहिता लागू है, और इस जो पुलिसकर्मी जो दोषी पुलिसकर्मी है इनको डीएम को नोटिस भेजी गई, 10 सस्पेंशन होने के बाद जो है पुलिस। ठीक है, महज 306 में मुकदमा दर्ज कर लेना, अब लाजमी है कि हम पुलिसकर्मियों का भी पक्ष सुनेंगे, उनका क्या कहना है, क्योंकि गंभीर आरोप तो उन पर लगाए गए हैं। जी उपेंद्र, बात की है तो पूरी तरीके से तो पुलिसकर्मी जो साफ कह रहे हैं कि कहना उनका है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर कहीं ना कहीं सुसाइड करने वाला जो युवक है उसने साफ बताया कि मुझे 2 महीने से लगातार जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो अभी तक उनको गिरफ्तारी भी नहीं की गई आरोपी पुलिसकर्मियों की, और उसके बाद अगर बात की जाए तो मुस्कान कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा सवाल नजर आता है, क्योंकि अगर बात की जाए जो पीड़ित पक्ष का परिवार है वो अभी लगभग जो है 3.5 जो बॉडी जो है पोस्टमार्टम में गई है, क्योंकि अगर बात की जाए तो जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी से जो हरकत हुई है उसके बाद से लेकर जो है गांव के अंदर जो कस्बे के अंदर जो है एक जो अलग ही आक्रोश पैदा हुआ है लोगों में। धन्यवाद उपेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।